क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। गलती कहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे एक बात लिखी है विच इज म्यू इज यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है, क्यों? तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट का भी एक इशू आ जाता है जो बच्चों को परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल, और 2 चैप्टर्स में जो भी फॉर्मूला है मैं आपको इसके बाद ये दिखा दूंगा, तो आप उसको एक बारी नोट कर लेना। न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमसे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स में पूछ रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमसे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि फॉर्मूलाज याद ही नहीं रहते। अरे मेरे बच्चे, पहले अपने सिलेबस को देख लो। आपकी फिजिक्स में 4 ही चैप्टर है, इन 4 में से भी 2 ही ऐसे चैप्टर है जहां से आपको न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। पहले देख लो, पहला चैप्टर है लाइट, दूसरा है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां पे मैंने लिखा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगी, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी, यहां से आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगी। तो यहां जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, वहां से आपको सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं, कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं या मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं। तो 2 ही चैप्टर्स है, और 2 चैप्टर्स में जो भी फॉर्मूला है मैं आपको इसके बाद ये दिखा दूंगा, तो आप उसको एक बारी नोट कर लेना एक ही शीट पे। जैसे मैंने लिखा है, फास्ट रूल कोई नहीं है यहाँ पे, आप जिस तरह आपका मन करे, जिस तरह आपको फीजेबल लगे कि मुझे याद रहेगा, वैसे लिख लो, लेकिन लिखना बहुत जरूरी। समझ में आ रही बात? चलो देख लो पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जहां से आपको न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं, आ चुकी है, आ भी सकती हैं या आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देख लो, जो आपने पहली ही फॉर्मूला इस चैप्टर में देखी होगी, वो है R इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। समझ में आ रही है बात? तो ये पहली इक्वेशन होगी जो आपने देखी होगी। दूसरा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यानी v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। लेकिन यहां पे केस है प्लस का, याद रखना है यहां पे प्लस, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जब हम लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, वहां पे सबको पता होगा अभी कि 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। यहां पे 1/v प्लस 1/u आ जाता है। समझ में आ रही बात? इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पे रीअरेंजमेंट का भी एक इशू आ जाता है जो बच्चों को परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल, v दिया होगा, f दिया होगा, u पूछेगा u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, f दिया होगा, u दिया होगा, पूछेगा v बता दो, इमेज डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये सब आना चाहिए आपको रीअरेंजमेंट, सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन साइन कन्वेंशन का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद देख लो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v बाई यू। इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। m इज इक्वल टू hi बाई ho इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस v बाई यू। समझ में आ रही है बात? अरे भाई साहब, समझ में आ रही है बात? यहां पे देख लो आप, यहां पे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के केस में पहला ही केस आपने देखा होगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स अस अ कांस्टेंट क्वांटिटी। म्यू मैंने यहां पे लिखा है, कोई एन भी लिख सकता है, जिसकी जो मर्जी है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस म्यू इज आल्सो इक्वल टू c बाई v। c बाई v क्या होता है? c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बी डिवाइडेड बाय vm, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम ऑफ विच वी आर कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे कितनी स्पीड है वो हम vm से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहां पे एक बात लिखी है विच इज म्यू इज यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है, क्यों? ऊपर भी वेलोसिटी की जिक्र है, यानी वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड होगा इसका यूनिट, नीचे भी वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड होगा, दोनों कट हो जाएंगे, यानी ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब देख लो लेंसेज की बात। लेंस में क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस फॉर्मूला है। तो यहां पे साइन की बात होगी, मैंने आपको बोला था कि याद रखना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर फॉर्मूला है,
1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f लेंस फॉर्मूला है। u और v का वही मतलब है जो यहां पे था, यानी v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। तो यहां पे देख लो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, hi डिवाइडेड बाय ho, सेम ही है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स अस मैग्निफिकेशन ऑफ दैट लेंस व्हिच इज आल्सो इक्वल टू v by u। पहले वाले केस में, मिरर वाले केस में माइनस v by u था, लेंस वाले केस में v by u है। समझ में आ रही बात, यही डिफरेंस है, बाकी सब सिमिलर आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहां पे याद रखो, ये जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज है या मिरर्स हैं, यहां पे ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, अगर आपने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स की है तो ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको ये समझ में आई होंगी। फिर अगर किसी ने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं की हैं वो याद रख लेना, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगा तब जाके आपको याद रखना है कि इमेज डिमिनिश्ड होती है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब इमेज एनलार्ज्ड होती है, मतलब इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तब जाके इमेज इरेक्ट होती है एंड वर्चुअल होती है, और जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तब जाके इमेज इन्वर्टेड होती है एंड रियल होती है, रियल रेज मीट करती है, यानी रियल इमेज होती है। तो यहां पे लास्ट वाले केस में पावर को देख लो, पावर ऑफ ए लेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये वाली न्यूमेरिकल्स अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1 बाय f। गलती कहां पे हो जाती है, यूनिट्स को लेके। P इज इक्वल टू 1 बाय f तब हम लिखेंगे जब फोकल लेंथ मीटर्स में दी होगी। फॉर एग्जाम्पल फोकल लेंथ इज 3 मीटर्स, तब जाके पावर किसके बराबर होगा, 1 by 3 विच इज इक्वल टू 0.33333। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर यही फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी होगी तब जाके हमारा पावर होगा 100 डिवाइडेड बाय f। समझ में आ रही बात, अरे भाई साहब समझ में आ रही है बात। तो यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, तो ये सबको पता ही होगा। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी पावर पॉजिटिव आ जाए यानी 1 बाय f का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तब जाके हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे होते हैं। जब भी पावर नेगेटिव होता है तब जाके हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा लेंस है, इसका पावर प्लस 0.25 डायोप्टर है। प्लस 0.25 का क्या मतलब है कि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो ये सारा उतना भी ज्यादा नहीं है, ये 5-6 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही यूनिट्स करते हैं। जब आपका ध्यान यूनिट्स पे नहीं जाता या साइन कन्वेंशन पे नहीं जाता। साइन कन्वेंशन भी आपको बहुत ही जरूरी याद रखने होते हैं कि हम हमेशा डिस्टेंस मिरर्स के केस में पोल से मेजर करते हैं और लेंसेज के केस में ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। समझ में आ रही है बात। इसी तरह ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, ऐसा हमने पढ़ाया था आपको डिटेल में, अगर आपको याद होगा तब। ठीक है, अगला वाला चैप्टर जहां से आपको न्यूमेरिकल्स बन जाती हैं, और यहां पे बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं क्योंकि उनको मजा आ जाता है न्यूमेरिकल्स करने में। यहां पे देख लो, मैंने ये जो स्लाइड है अपने तरीके से बनाई है। ठीक है, जैसे मुझे याद रहा था आज से 1000 साल पहले जब मैं 10th में पढ़ता था, मैंने बीच में लिखा है एक इक्वेशन V इज इक्वल टू IR, जो सबको पता है, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, which gives the relationship between voltage potential difference applied and the current developed in this circuit when the physical conditions of the experiment are constant, which is R is constant। ठीक है, टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, तब जाके ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगी या फॉलो करेगी। ठीक है, यहां पे देख लो, अब ये V इज इक्वल टू IR मैंने तोड़ी है। पहले V की बात करेंगे, फिर I की बात करेंगे, फिर R की बात करेंगे। ठीक है, पहले V को देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका यूनिट है वोल्ट, सबको पता ही है। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। एक डिवाइस होता है जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। समझ में आ रही बात। ये हो गया V की बात। अगर यहीं पे वर्क डन हमको निकालना पड़ेगा तो इसी इक्वेशन से, अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दी है, चार्ज दी है, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू Q। समझ में आ रही बात।
इसका यूनिट क्या होगा ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप जरूर बताइए कि W का यूनिट क्या हो सकता है, क्योंकि V का यूनिट तो वोल्ट है। समझ में आ रही है बात? W का क्या होगा वो आप बताएं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो हमारा करंट बना जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो Q है इसका वैल्यू है n टाइम्स E। Q is equal to n times E, where E is electronic charge, n is integral। इंटीजर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये पूरा डिस्कस किया था, जहां पे मैंने बोला था इट गिव्स अस द ग्रेनी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो Q is equal to ne, मैंने I लिखा Q by T। Q की जगह अगर मैं ये ne लिख दूं तो I is also equal to ne divided by T, जिसका यूनिट भी मैंने यहां पे लिखा है एम्पेयर। ये करंट हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एमीटर। समझ में आ रही बात? ये डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। मैं ऐसे पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो सारी फॉर्मूलाज है आप इसको नोट कर लेना एक बारी और चिपका लेना अपनी कॉपी पे। चैप्टर से पहले ये शीट लगी रहनी चाहिए आपकी कॉपी में या जो भी आपके पास नोट्स है। इसके बाद बात करेंगे आर की, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, या करंट की हिंड्रेंस, जो करंट को रोक रही है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोक रही है, हिंड्रेंस। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज resistivity, where rho is resistivity, L is length of the conductor and A is area of cross section। क्या मतलब है इसका? अगर लेंथ ज्यादा बढ़ रही है तब जाके रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ रही है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई, कंडक्टर की मोटाई बढ़ रही है तब जाके रेजिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होती है। हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं कंडक्टर को बनाने के लिए, उस चीज पे डिपेंड होती है रेजिस्टिविटी। एंड टेम्परेचर ऑफ द, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उस पे भी ये डिपेंड होता है। ठीक है, इसका यूनिट है ओम, ओमेगा से डिनोट करते हैं तो ओम इसका यूनिट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमने सर्किट्स में पढ़ा था, कैसे कैसे हम रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं अपने सर्किट्स। पहला होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? करंट सेम रहती है, करंट सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है हर एक रेजिस्टर में। ठीक है, लेकिन करंट जो है सेम रहती है और हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाती है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनका सिंपली एडिशन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देती है। और पैरेलल वाले केस में क्या हो जाता है? वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है और करंट को डिवाइड होना पड़ता है, क्योंकि करंट को बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं जाने के लिए। ठीक है, और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp मैंने लिखा है इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टर्स है उनका इसी तरह से रेसिप्रोकल करके एडिशन करना है, तब जाके हमको मिल जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पे एक बात याद रख लो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ही रेजिस्टर है तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर आ जाएगी, विच इज आल्सो, मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे पैरेलल में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के बराबर आ जाता है। तो ये वाला केस, अगर आपके पास दो ही रेजिस्टर होते हैं तब जाके सीधा आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, विच इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर आपके पास 3 है तो डिफरेंट से अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कीजिएगा, 4 है 5 है जितने भी हैं तब आप इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपके पास 2 ही है तो ये वाली फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर आ जाते हैं जूल्स लॉ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, जो एनर्जी होती है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RD, जो हीट जनरेट होती है किसके बराबर होती है? स्क्वायर ऑफ द करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास I दिया है, R दिया है, T दिया है, तो H कितनी हीट जनरेट होती है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हीट कितनी जनरेट होती है ये दिया गया है,
रेजिस्टेंस कितनी ये भी दिया गया है, टाइम कितना है ये भी दिया गया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है आई निकाल लो, करंट निकाल लो, तो करंट किसके बराबर आ जाएगी, सीधा आई स्क्वायर को यहीं पे पहले रखो, आर और टी को यहां पे ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा एच बाय आर टी, और इस स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर लो तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो रूट ऑफ एच बाय आर टी हमें करंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रही बात, बहुत आसान है, रीअरेंजमेंट है, इतनी खतरनाक इक्वेशन नहीं है। ज्यादातर यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, करंट पूछ सकता है कि कितनी करंट चली है इस दौरान, ठीक है। तो लास्ट में हम बात करेंगे पावर की, P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड मल्टीप्लाइड बाई करंट, ठीक है। P इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जब हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे यहाँ पे V की जगह आई आर लगाएंगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। P इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सबका यूनिट वाट होगा क्योंकि पावर हम मेजर करते हैं वाट में, ठीक है। समझ में आ रही बात, यूनिट्स को नहीं भूलना, यूनिट्स को नहीं भूलना। यहाँ पे रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, ठीक है, इस वाले यूनिट को भी याद रख लेना, ये जो रेजिस्टिविटी है यहाँ पे इसका यूनिट है ओम मीटर। तो ये सारी फॉर्मूलाज है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रीअरेंज करना आपको आना चाहिए, आपको हर एक न्यूमेरिकल आ जाएगी इस वाली स्लाइड्स, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं आने वाला एग्जाम देने,